Hello everyone, this is the physics video of the NEET, video number 21. In previous video and video number 20, we have seen the Ampere circuital law and we have also obtained the formula for the magnetic field by the current carrying wire. Okay, तो आज हम उसके जो रिगार्डिंग एमसीक्यू है जो नीट में पूछे जाते हैं, जो पूछे गए हैं वो देखेंगे. ओके, सबसे पहले सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं. तो अगर कोई वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो वो वायर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. अगर ये वायर है वो कुछ करंट फ्लो कर रहा है अपने में से, तो ये वायर अपने अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. सपोज ये पॉइंट P है, डिस्टेंस R है, तो पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो μ0I/2πr. ओके, दिस मच मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे जनरेट होगा. एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात की, अगर कोई पॉइंट P यहाँ पे है खुद वायर पे, या तो फिर वायर अगर थोड़ा चौड़ा हो, थोड़ा थिक हो, तो वायर की एक्सिस पे, ओके, पॉइंट P अगर वायर पे हो या फिर वायर की एक्सिस पे हो, तो वो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा 0. ओके, डायरेक्शन भी निकालनी आती है हम लोग को, कर दो करंट की डायरेक्शन में, तो जो फिंगर्स की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड होगा. यहाँ पे फिंगर्स की डायरेक्शन इनसाइड है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड. ओके, अगर इस साइड देखोगे तो आउटसाइड है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटसाइड. तो ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं. अब देखो एमसीक्यू कैसे आते हैं. तो सबसे पहला एमसीक्यू, ये एक वायर है जिसमें 3 एम्पियर करंट हो रहा है. ये दूसरा वायर है, इसमें भी 3 एम्पियर करंट हो रहा है. ओके, चलो डायरेक्शन रिवर्स करते हैं. दोनों के बीच की दूरी 5 मीटर है. दोनों को जो लाइन परपेंडिकुलरली ज्वाइन करती है, मतलब ये लाइन परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग टू वायर्स परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर जो लाइन जो दोनों को ज्वाइन करती है, वो लाइन पे किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा. ओके, फिर से क्वेश्चन जो है वो समझ लो. दो वायर, दोनों में से 3 एम्पियर करंट हो रहा है, इसमें से अपवर्ड इसमें से डाउनवर्ड. दोनों के बीच में कौन सा पॉइंट, ऐसा पॉइंट फाइंड करो कि जिसमें मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा कि नहीं होगा. ये वायर में करंट अपवर्ड है. ओके, तो ये रीजन में, इसके राइट साइड के रीजन में, वायर के राइट साइड के रीजन में ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड. सपोज ये वायर 1 कहते हैं, इसको वायर 2 कहते हैं, तो वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा. अब ये 3 एम्पियर वाला जो वायर है, इसमें करंट डाउनवर्ड है, तो उसके लिए भी चेक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. तो उसके लिए चाहिए, तो भी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी इनवर्ड होगी. ओके, तो ये रीजन ऐसा होगा, ये बीच वाला रीजन ऐसा होगा कि जिसमें दोनों वायर के मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ही होगी, इनसाइड ही होगी. ओके, अगर दोनों वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसकी डायरेक्शन सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड का समेशन होगा, ऐड होंगे मैग्नेटिक फील्ड, सब्सट्रैक्ट नहीं होंगे. अगर ऐड हो गए तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी 0 होगा नहीं. ओके, ये बीच वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी 0 नहीं होगा. तो इसमें आंसर नॉट पॉसिबल, इसमें आंसर आएगा नहीं. तो आंसर पॉसिबल कैसे होगा? ओके, ऐसा नहीं मुझे पूछा जाएगा आपको, ऐसा मैंने आपको सिर्फ लॉजिक क्लियर करने के लिए बताया. सपोज सेम, लेकिन दोनों में 3 एम्पियर करंट अपवर्ड. सपोज ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड, फर्स्ट वायर सेकंड वायर. अब सेकंड वायर की वजह से सेकंड वायर करंट अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड. तो मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड. ओके, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में
मतलब सब्सट्रैक्शन होगा। तो अगर ऐसा पॉइंट फाइंड करना है कि जिस पॉइंट पे B1 और B2 सेम हो, ओके, द पॉइंट एट व्हिच B1 and B2 इज सेम, एट दैट पॉइंट द नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। तो अगर ये 5 मीटर है तो ऑब्वियसली दोनों करंट सेम है, तो ऑब्वियसली अगर ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो ये पॉइंट आएगा 2.5 मीटर पे। क्यों 2.5 मीटर पे आएगा? तो दोनों करंट सेम। अगर दोनों करंट सेम नहीं है, सपोज ऐसा दे दिया, अगर दोनों करंट सेम नहीं है, 5 एम्पियर 7 एम्पियर, ये डिस्टेंस है 8 मीटर, ओके, अब फाइंड करो किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। सपोज दिस पॉइंट इज P, लेट एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड इज 0, ओके, तो मैग्नेटिक P is equals to actually B1 plus B2, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? एक की वजह से प्लस दूसरे की वजह से, जिसकी वैल्यू 0 होगी। P1 is equals to क्या आएगा? म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई R1 प्लस B2 क्या आएगा? म्यू 0 I2 अपॉन 2 पाई R2, ओके। ये मैग्नेटिक फील्ड तो 0 है, तो हम लिख सकते हैं कि 0 is equals to I1 अपॉन R1 प्लस I2 अपॉन R2। तो R1 की वैल्यू सपोज ये x है, तो ये R2 की वैल्यू होगी 8 माइनस x। R1 और R2 की वैल्यू प्लेस कर दो, सो 0 इज इक्वल्स टू I1 की वैल्यू 7 अपॉन x प्लस I2 की वैल्यू I1 की वैल्यू 5, I2 की वैल्यू 7 अपॉन डिस्टेंस 8 माइनस x। From this you can find out the value of x. ओके, सीधी बात। हाँ, एक करंट को अगर आप यहाँ पे नेगेटिव ले लो तो भी चलेगा, पॉजिटिव ले लो तो भी चलेगा। अगर पॉजिटिव लिया है तो ये आंसर नेगेटिव आएगा, बट हमें पता है कि डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो वही आंसर रहेगा सेम, लेकिन पॉजिटिव आंसर। तो ऐसे एमसीक्यू जो है वो पूछे जा सकते हैं इस टाइप के, कि कहाँ किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ओके, हम बीच वाले रीजन के अलावा अराउंड रीजन में भी सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा इतना हार्ड कभी आया नहीं है, लेकिन वो इतना भी हार्ड नहीं है, इजी है, आप यू कैन थिंक अबाउट इट। ओके, तो ये फर्स्ट चीज जो आपको पूछी जा सकती है। सेकेंड, सपोज एक ऐसा एमसीक्यू है कि एक सोलेनॉइड है, वो सोलेनॉइड की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड भी है। ओके, कोई सोलेनॉइड मान लो, केस दो केस है, उसमें कोई सोलेनॉइड सपोज एज्यूम कर लो, उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब सेकेंड केस में क्या किया कि सोलेनॉइड पे जो करंट फ्लो रहा है उसे डबल कर दिया, मतलब यहाँ पे सपोज करंट आई है तो यहाँ पे करंट कर दिया 2, और जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो हाफ कर दी। मतलब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है n/2। तो ये सेकेंड केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा एक्सिस पे, वो फाइंड करना है। ओके, अगेन क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि कोई सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, करंट फ्लो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स है स्मॉल है पर यूनिट लेंथ। सेकंड केस में क्या किया कि करंट जो आया था उसको डबल कर दिया तो 2i हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो हाफ कर दिया, n/2 हो गए। तो अब एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो फाइंड करना है। तो इनिशियल केस 1 में B इज इक्वल्स टू क्या होगा? म्यू 0 है। केस 2 में B is equals to mu 0, place the n/2 instead of n, okay, and 2i instead of I, because in second case n is equals to n/2 and I is equals to 2i, 2 and 2 cancel, so B is equals to mu 0 and I. So in both cases magnetic field is same. Okay, दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड सेम ही आएगा, चेंज नहीं होगा। ऐसा ही आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू वो कैसे आ सकता है?
कि एक लॉन्ग वायर है, करंट कैरिंग लॉन्ग वायर है, उससे 4 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट पी है और उस पर मैग्नेटिक फील्ड है 10⁻⁸ टेस्ला। तो एक वायर है जिसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा है, ओके। तो और ये वायर से 4 सेंटीमीटर अवे, ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, सपोज पॉइंट पी है और पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है वो है 10⁻⁸ टेस्ला। देन हमें पूछा गया कि ये वायर से 12 सेंटीमीटर दूर, ये वायर से 12 सेंटीमीटर दूर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट पी डैश है, 12 सेंटीमीटर पे करंट वही सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो पॉइंट पी डैश पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो फाइंड करना पूछा गया, ओके। अगेन एक वायर, उसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, उससे 4 सेंटीमीटर दूर पॉइंट पी है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ 10⁻⁸ है। यही वायर, लेकिन यही वायर से 12 सेंटीमीटर दूर, 12 सेंटीमीटर अवे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले देख लो कि जो दिया हुआ है उसकी फॉर्मूला तो यही है, E = μ0I/2πr, 10⁻⁸ = μ0I/2π into 4 × 10⁻²। यहाँ से I को सब्जेक्ट बना लो, ओके। यू कैन मेक द सब्जेक्ट I। नाउ P डैश पॉइंट पे अगेन μ0I/2π, R डैश μ0, I की वैल्यू जो यहाँ पे आती है वही रखनी, ओके। दैट मीन्स 10⁻⁸ into 2π into 4 into 10⁻² divided by μ0, सेम वैल्यू I की रखनी। So that is the into 10⁻⁸ into 2π into 4 into 10⁻² divided by 2π आएगा μ0, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो, आंसर आ जाएगा, ओके। एंड ऑब्वियसली दैट विल बी लेस देन 10⁻⁸ टेस्ला, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस बढ़ गया है। एक चीज देखो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/RC, so magnetic field is inversely proportional to distance, so if distance increases then magnetic field decreases। तो यहाँ ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 10⁻⁸ टेस्ला से कम ही आएगा। तो इस टाइप के एमसीक्यू जो है वो भी पूछे जा सकते हैं आपको। बीसी में नेक्स्ट देखो, ये वायर है जिसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, ये कोई पॉइंट पी है आर डिस्टेंस पे, और सपोज आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड B0 है, ओके। करंट आई है पॉइंट पी आर डिस्टेंस पे, उस पे मैग्नेटिक फील्ड B0 है। कोई दूसरा पॉइंट Q है, वो डिस्टेंस 2r पे है, तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ओके। P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है B0, तो Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दैट विल बी ऑब्वियसली B0/2, ओके। बिकॉज इफ डिस्टेंस इंक्रीजेस देन मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, तो डिस्टेंस डबल दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा हाफ। तो ये एमसीक्यू एक बार पूछा गया था नीट में। अब नेक्स्ट एमसीक्यू, थोड़ा इजी है एकदम। अगर आपको ऐसा बोला जाए कि एक वायर है, इसमें से कुछ करंट फ्लो रहा है, ओके। करंट जो फ्लो रहा है वो है 12 एम्पियर, देन एट व्हाट डिस्टेंस, ये कोई पॉइंट P है, डिस्टेंस इज नॉट गिवन, बट हमें दिया गया है कि ये P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ 3 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर है, तो ये डिस्टेंस आर की वैल्यू फाइंड, ओके। वायर में से
पे आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड है इतना, तो डिस्टेंस आर फाइंड करो। ये इजी है, वेरी मच इजी। बी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर। बी गिवन, आई गिवन, दूसरा कांस्टेंट, तो आर फाइंड कर सकते हो। बी एमसीक्यू क्यों लिया हमने, इसके लिए लिया। इसका यूनिट देखो, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट देखो, वो है वेबर पर मीटर स्क्वायर। जनरली हम मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो लेते हैं टेस्ला। ओके, टेस्ला ज्यादा से ज्यादा आपको पता होगा बॉस, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिट और भी है, दैट इज द वेबर पर मीटर स्क्वायर। जब आप 6th चैप्टर पढ़ोगे, 6th चैप्टर, ओके, चैप्टर नंबर 6, उसमें फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो वेबर है, और वो वेबर के यूनिट के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का एक और यूनिट होता है जो है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट ही है, और याद रख लेना, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 टेस्ला ही होता है। ओके, तो जो वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम वे से आप फाइंड कर सकते हो आर की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू। तो आई होप आपको ये सब पता चला होगा, जो आप ऐसे 5-6 एमसीक्यू अपने आप से भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।